हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें बेसिकली हम सारे केमिकल्स का नाम पढ़ेंगे एंड इसका इक्वेशन का फॉर्म पढ़ेंगे, किस प्रकार से इक्वेशन वर्क करता है, क्या सिंबल होता है और क्या कुछ होता है, एंड PYQ सब चीज इसमें कवर करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हम लोग का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन होता है प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। तो जहाँ पे न्यू सब्सटेंस या फिर प्रोडक्ट बनता है उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके वाटर बनाया गया है जो कि न्यू सब्सटेंस है। यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट कहलाएगा एंड जो सब्सटेंस बना हम लोग का न्यू प्रोडक्ट वाटर, इसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। इसी तरह का एक एग्जांपल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। एयर में मैग्नीशियम को जो बर्न करेंगे तो Mg एंड ऑक्सीजन मिल के बनाता है MgO, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम के लिए कुछ नोट है। मैग्नीशियम रिबन क्लीन्ड विथ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग, यानी जलाने से पहले इसे क्लीन किया जाता है सैंड पेपर से ताकि वो सही से जल सके, क्योंकि मैग्नीशियम एक हाई रिएक्टेंट सब्सटेंस है तो इसमें नमी पकड़ लेता है, जिसके कारण प्रॉपर इसमें फायर नहीं लग पाता, इसलिए इसे रब करने के लिए पहले कहा जाता है। तो इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन में कैसे पता चलेगा कि हुआ या फिर नहीं हुआ? तो इसके लिए कुछ यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, जो कि अगर कुछ बदलाव आते हैं इसमें इन पांचों में से तो उसे केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कि पहला आता है गैस कैन बी इवॉल्व, यानी गैस अगर इकल रहा है या फिर इवॉल्व हो रहा है तो वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ, या फिर कलर चेंज देखने को मिला, या फिर स्टेट चेंज देखने को मिला, या फिर टेम्परेचर चेंज देखने को मिला, या फिर पार्टिसिपेट का मतलब है इनसोल्यूबल कैन बी फाउंड, यानी कि कुछ ऐसा सब्सटेंस घुल गया जो कि वो घुल नहीं पाया प्रॉपर। पहले तो शुरुआत में वो घुल जाता है लेकिन कुछ समय बाद नीचे आपको वो बैठा हुआ देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग के घर में चूना देखिएगा, जब घोला जाता है तो पहले वो घुल जाता है व्हाइट कलर में, लेकिन फिर वो देखिएगा तो वो जो है पूरा नीचे बैठ जाता है थोड़ा देर बाद। तो पार्टिसिपेट का एक एग्जांपल है BaSO4, जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। तो इसको प्रूव करने के लिए कुछ यहाँ पे एग्जाम्पलें दी गई है, जो कि आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे Zn प्लस CuSO4 जो कि बनाता है ZnSO4 प्लस Cu। Zn का कलर होता है ग्रे कलर एंड CuSO4 का कलर होता है ब्लू, जो कि ZnSO4 जब मिलता है तो ये कलरलेस हो जाता है और Cu ब्राउन कलर का हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है Zn प्लस H2SO4। ये DIL का मतलब है डाइल्यूट एसिड, ये होता है H2SO4 काफी हेवी एसिड होता है। तो ये दोनों मिल के बनाते हैं ZnSO4 एंड H2 गैस। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोग का केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन विथ सिंबल एंड फॉर्मूला, यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि हर वक्त हम इतना, जहाँ यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो कि वाटर बनाया, इतना बड़ा नहीं लिख सकते हैं, उसी लिए कुछ फॉर्मूला बनाया गया और सिंबल बनाया गया। जैसे कि आप देखिए हाइड्रोजन को यहाँ पे H से रिप्रेजेंट किया गया है, ऑक्सीजन को O से किया गया है एंड वाटर को H2O से किया गया है। और यहाँ पे देखिए G लगाया गया गैस, तो ये हुआ इसका सिंबल हुआ। यहाँ पे जो सिंबल का बात किया, गैस G से हुआ गैस। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, लेकिन ये जब मिल के एक प्रोडक्ट बनाया तो H2O बनाया, जो कि एक लिक्विड के फॉर्म में है। तो नेक्स्ट आता है हम लोग का टॉपिक बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। तो पहला देखते हैं नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट शुड रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कंजर्वेशन ऑफ मास एक लॉ है जिसके वजह से जितना रिएक्टेंट इस साइड में है उतना रिएक्टेंट इस साइड में मिलेगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे कि नॉर्मल एग्जांपल है X2 प्लस Y2
जो कि XY ऐसे नॉर्मली लिखाता है, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मास इसमें लगने के बाद X2 प्लस Y2 बनाते हैं 2XY। 2 आगे लगने का मतलब ये हुआ कि दोनों पे 2 यहाँ पे पावर हो जाएगा। तो आगे दिया गया है कि राइट एन अनबैलेंस इक्वेशन। तो यहाँ पे एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा गया है, जो कि आगे हम लोग का यहाँ पे प्रोसेस में दिया गया है कि बैलेंस कैसे किया जाता है। तो पहले हम लोग LHS साइड को देखते हैं कि कितना रिएक्टेंट है, एंड फिर RHS में देखते हैं कि कितना उसका प्रोडक्ट बना है। तो इस हिसाब से यहाँ पे सारा अरेंजमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे Fe LHS साइड में देखिए एक ही है, लेकिन राइट हैंड साइड में 3 है। H2O LHS में 2 है एंड राइट साइड में भी 2 है। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 1 है एंड राइट हैंड साइड में 4 है। तो इसे यहाँ पे बैलेंस करके दिखाया गया है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो Fe को एज इट इज छोड़ के यहाँ पे पहले H को बैलेंस करते हैं फुल। पहले ही H बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 लगाना पड़ता है। एंड फाइनली आप यहाँ पे देखिएगा फुल बैलेंस करके दिखा दिया गया है। तो आप ये फिर देख लीजिएगा, हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखने का नहीं आ रहा है मेरा। तो आप थोड़ा सा ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे यहाँ पे ये दिखाया गया है कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, यहाँ पे कुछ लिखा गया है और यहाँ पे उसका बैलेंस करके दिखाया गया है। जैसे कि Zn प्लस HCl जो कि ZnCl2 बनाता है एंड प्लस Z2 बनाता है, उसे यहाँ पे बैलेंस करके दिखाया गया है। Fe प्लस H2O जो कि बनाता है Fe3O4 प्लस H2, उसे भी यहाँ पे बैलेंस करके दिखाया गया है। एंड सारे केमिकल इक्वेशन को यहाँ पे बैलेंस करके दिखाया गया है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा और हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पे, जो कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आपको बता दें कि केमिकल रिएक्शन 5 टाइप के होते हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड एक होता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो आइए इसे समझाते हैं यहाँ पे। तो कॉम्बिनेशन क्या है रिएक्शन, इसे पहले देखते हैं। तो टू और मोर रिएक्टेंट कॉम्बाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे दो रिएक्टेंट मिलके एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं। यानी देखिए यहाँ पे X प्लस वाई मिल करके यहाँ पे एक्स वाई बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन हम लोग का था H2O, सॉरी Mg प्लस O मिल करके जिस तरह बना रहे थे यहाँ पे, मिनट। तो जिस तरह था हम लोग का कि Mg प्लस O मिल करके हम लोग का बना रहा था MgO। सॉरी यहाँ पे हम लिख नहीं पा रहे हैं, आप समझ जाइए कि MgO बना रहे थे। उसी तरह से ये भी एक MgO भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। हम पूरी तरह से यहाँ लिख नहीं सकते हैं, बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि लिखने वाला पूरा सिस्टम हम सेटअप कर पाए ताकि अच्छे से समझा सकें। तो आप लोग यहाँ पे समझ जाइएगा। तो एग्जाम्पल में आता है फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ लाइम। तो CaO प्लस H2O मिल के बनाता है CaOH होल ट्वाइस। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिंगल एक रिएक्टेंट एंड दूसरा रिएक्टेंट जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है। ये हीट तो साइड से निकल जाता है, इसलिए हीट को इसमें गिनती नहीं कीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे नोट दिया गया है कि मार्बल इज आल्सो CaCO3, यानी मार्बल जो बनता है वो भी CaCO3 के तौर CaCO3 से बनता है। तो यहाँ पे इसी का कुछ एक एग्जाम्पल दिया गया है और इसका इक्वेशन यहाँ पे लिखा गया है। तो हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। बर्निंग ऑफ कोल जो कि है C प्लस O2 जो कि CO2 बनाता है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2H2O एंड O2 जो कि 2H2O बनाता है। फॉर्मेशन ऑफ MgOH होल ट्वाइस, तो यहाँ पे Mg प्लस H2O मिल करके MgOH होल ट्वाइस बनाता है। फॉर्मेशन ऑफ COO बनाता है CO, तो यहाँ पे 2Cu प्लस O2 मिल करके 2CuO बनाता है। तो आप यहाँ पे एक बार सही से देख लीजिएगा। तो अगला टॉपिक है हम लोग का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में ये होता है, पहले हम देख लेते हैं वन रिएक्टेंट ब्रेक
into टू और मोर प्रोडक्ट। यानी यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हो रहा था दो रिएक्शन मिलके एक बनाता है, और यहाँ पे ये होगा कि एक रिएक्टेंट टूट करके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाएंगे। यानी कि यहाँ पे सी प्लस ओ टू मिल गए CO2 बना रहे थे, तो यहाँ पे होगा कि CO2 टूट करके C प्लस O2 बनाएंगे। तो आगे एग्जांपल हम लोग को मिल ही जाएगा, लेकिन पहले हम अपना थ्योरी देख लेते हैं। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी इलेक्ट्रोकेमिकल यूज इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल के थ्रू हो सकता है, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हो सकता है, फोटोकेमिकल के थ्रू हो सकता है जो कि यूज ऑफ लाइट से बनता और टूटता है, या थर्मल डिकम्पोजिशन हो सकता है यानी यूज ऑफ टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रोथर्मिक। तो पहला आ जाता है हम लोग का थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में देखते हैं हीटिंग ऑफ फ्यूरियस सल्फेट। यानी कि यहाँ पे FeSO4 को जब हीट किया जाता है तो ये टूट के बनता है FeO3 एंड SO2 एंड SO3। ये टूट करके बन जाता है, तीन भाग में टूट जाता है। तो नेक्स्ट है हम लोग का डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3। तो यहाँ पे CO3 को जब गर्म किया जाता है तो ये बनता है CaO एंड CO2। यहाँ पे ये दो भाग में टूटता है। तो नेक्स्ट है हम लोग का डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो यहाँ पे देखते हैं PbNO3 होल ट्वाइस को जब गर्म किया जाता है तो ये टूटता है टोटल तीन भाग में, जो कि है पहला PbO, फिर टूटता है NO2 एंड O2 में। ये तीन भाग में टूट जाता है और इसी को हम लोग डिकम्पोजिशन कहते हैं। यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है एनसीईआरटी में। यहाँ पे क्लियरली टोटल वर्ड नहीं दिख रहा है, आप एक बार एनसीईआरटी को यहाँ पे रीड कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट आता है हम लोग का यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो इसमें ये दिखाया गया है कि वाटर को किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंट में तोड़ करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग कर दिया जाता है। तो आइए इस प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। 2H2O को अगर तोड़ा जाता है जब इलेक्ट्रिक के प्रेजेंट में तो 2H2 बनाता है एंड O2 बनाता है। तो यहाँ पे ये बैटरी लगा हुआ है, ये इसका कैथोड है। कैथोड जो होता है वो निगेटिव होता है एंड एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, एंड कैटायन जो होता है वो पॉजिटिव होता है एंड एनायन निगेटिव होता है। कैथोड निगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। तो कैथोड निगेटिव जो है, तो कैथोड साइड से अपना हाइड्रोजन यहाँ पे बाहर निकलेगा, इससे देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन दिया गया है, एंड एनोड साइड से अपना ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। जब इसे इलेक्ट्रिक के प्रेजेंट में इस वाटर को तोड़ा जाएगा तो यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा और इस वाले वायर से हाइड्रोजन को निकाल दिया जाएगा। एनसीईआरटी में इसका पूरा ब्रीफली डिस्क्राइब किया हुआ है। ये मेरा शॉर्ट नोट्स है इसलिए पूरा डिस्क्राइब नहीं किया गया है, इसलिए हम पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। आप एक बार वहां से देख लीजिएगा। नोट में ये दिया गया है कि 2O O2 एंड H2 का रेशियो 1:2 में हर हमेशा पाया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का फोटोलिसिस। तो फोटोलिसिस क्या है? AgCl and AgBr are kept in black glass bottle and are used in white and black photography। यानी कि AgCl एंड AgBr को एक ब्लैक ग्लास के बोतल में रखा जाता है, क्योंकि इसका यूज जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तो 2AgCl को जब तोड़ा गया सनलाइट के प्रेजेंस में तो ये बना 2Ag प्लस Cl2। नेक्स्ट एग्जांपल में है 2AgBr को अगर सनलाइट के प्रेजेंस में तोड़ा जाएगा तो ये बनता है 2Ag प्लस Br2। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है ये देखते हैं। हियर मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। यानी कि ज्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है वो एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करके उस जगह पे चला जाता है। तो आइए इसका और अच्छे से देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि सबसे यहाँ पे ये जो कॉलम दिया गया है पोटेशियम सोडियम सबका, तो यहाँ पे मोर एंड लेस रिएक्टिव दिया गया है। ऊपर से
सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट है वो ऊपर में दिया गया है और धीरे धीरे कम होते गया है। तो आइए एक बार पूरा देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक है इन सारे को याद करने का, लेकिन हम प्रेफर करेंगे कि आप डायरेक्ट ही याद कीजिए। ट्रिक के थ्रू जाइएगा तो कभी भी फंस सकते हैं। तो इसका कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि Fe प्लस CuSO4 जो बनाता है FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पे ये Cu इधर अलग क्यों हो गया SO4 से? तो अब यहाँ देखिए, आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। अब यहाँ पे कॉलम में देख सकते हैं कि आयरन को ऊपर लिया गया है, इसीलिए ये रिएक्शन जब होता है तो ये SO4 इसके साथ आ जाता है और कॉपर को ये बाहर कर देता है। नेक्स्ट है Zn प्लस CuSO4, तो यहाँ बनाता है ZnSO4 प्लस Cu। अब देख सकते हैं Zn भी ऊपर है Cu से, तो इसे Cu को रिप्लेस कर देता है और उस जगह पे यहाँ पे जिंक आ जाता है। नेक्स्ट है Zn प्लस H2SO4 जो कि ZnSO4 प्लस H2 बनाता है, क्योंकि H2 जो है लेस रिएक्टिव है Zn के मुकाबले। यहाँ पे Cu प्लस AgNO3 जो बनाता है CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ag। Ag जो है आप देख सकते हैं नीचे से सेकेंड नंबर पे आता है और Cu जो है वो नीचे से फोर्थ नंबर पे आता है, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव है। और यहाँ पे Ag जो है वो कम रिएक्टिव है, इसलिए ये नीचे आता है। तो एक बार आप ये कॉलम को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसी कॉलम पर पूरा बेस है ये क्या कहते हैं रिप्लेस करने वाला पूरा सिस्टम। अगर ज्यादा रिएक्टिव मेटल अगर कम रिएक्टिव मेटल से टकराएगा तो वहां पे वो रिप्लेस करके खुद जगह पे आ जाए। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोग का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि फोर्थ रिएक्शन है टाइप का। तो यहाँ पे होता है हैपेन ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्शन रिएक्टेंट्स, यानी यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस के वजह से ये जगह को अपने बदल लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं x प्लस वाई माइनस एंड प्लस ए प्लस बी माइनस जब आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ पे x प्लस एंड बी माइनस को ले लेता है एंड y प्लस ए निगेटिव को, सॉरी y निगेटिव एंड ए प्लस को ले लेता है। बढ़िया से हम समझते हैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू। Na2SO4 प्लस BaCl2 जब आपस में जुड़ते हैं तो ये बनाते हैं BaSO4 NaCl, यानी कि ये Na जो है ये Cl2 के साथ चले जाते हैं और ये Ba जो है SO4 के साथ चले जाते हैं। तो नेक्स्ट है हम लोग का PbNO3 होल ट्वाइस एंड 2Ki जो बनाते हैं PbI2 एंड 2KNO3। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि Pb जो है यहाँ पे PbI के साथ चल जाते हैं एंड NOK के साथ चल जाते हैं। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लोग का दिया गया है AgNO3 प्लस NaCl जो कि बनाते हैं AgCl एंड NaNO3। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये आयंस के बदलने एक्सचेंज होने के कारण ही ये रिएक्शन देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट है हम लोग का एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसे याद करने का सिंपल ट्रिक ये है कि एनर्जी रिलीज होता है जब एक्सोथर्मिक, एक्सो से आपको नहीं लगता है एग्जिट कुछ हो रहा है, एग्जिट तो एनर्जी रिलीज होगा यानी एनर्जी एग्जिट होगा। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी नीडेड होगा यानी कि एनर्जी इंटर होगा यहाँ से। तो तो ये मेरा लास्ट आई थिंक रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन, और ये लास्ट स्लाइड भी है इस चैप्टर का। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला रेडॉक्स रिएक्शन में आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन में होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लूज ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है रेड्यूसिंग यानी लूज ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन को लिया जाता है और हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाता है, या फिर और कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है उसे छोड़ दिया जाता है। एंड रेड्यूसिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाता है
और गेन किया जाता है यानी लिया जाता है यहाँ पे हाइड्रोजन को या फिर अलग कोई इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीडाइज्ड किस तरह होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन को यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर करके इसके साथ O ला दिया गया है और यहाँ पे Cu को रिड्यूस करके सिर्फ C रहने दिया है, यानी कि देखिए यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो CuO जो था यहाँ पे सिर्फ Cu रह गया। और ऑक्सीडेशन में देख सकते हैं ऑक्सीडाइज्ड में H अकेला था तो यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन लिखा हुआ था, तो यहाँ पे देख सकते हैं H के साथ 2 आ गया है, O आ गया है। तो यहाँ पे CuO प्लस H2 जो था यहाँ पे बन गया Cu प्लस H2O। तो नेक्स्ट है हम लोग का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, इसका सेम अपोजिट है। अगर आप ऐसे देखिए या फिर अगर डिफिनेशन के थ्रू जाइएगा तो लिखा हुआ है गेट रेड्यूस टू ऑक्सीडाइज अदर। यहाँ पे समझ में नहीं आएगा आपको, यहाँ पे सिंपल समझिए, ऑक्सीडेशन का सेम अपोजिट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन था तो यहाँ पे लूज ऑफ ऑक्सीजन होगा। रेड्यूसिंग एजेंट में था लूज ऑफ ऑक्सीजन तो यहाँ पे होगा गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे आप डिफिनेशन देखिए तो गेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेट ऑक्सीडाइज टू रिड्यूस अदर। अब यहाँ पे देखिए MnO2 प्लस 4HCl मिल के बनाते हैं MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो अब यहाँ पे देखिए MnO जो है वो रिड्यूस करता है और यहाँ पे गेन कर लेता है अलग इलेक्ट्रॉन को जो MnCl है, और H जो यहाँ पे है वो Cl को छोड़ के ऑक्सीजन को यहाँ पे Cl को यहाँ पे देखिए छोड़ देता है और खुद यहाँ ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पे सेम इसका अपोजिट आपको फॉलो करना है कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडाइजिंग में यहाँ पे लूज ऑफ ऑक्सीजन होगा एंड रिड्यूसिंग में गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा। और ये वाला एक बार आप फिर से ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा सारा रिएक्शंस। तो यहाँ पे एग्जांपल है ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन दिखाया गया है जो कि यहाँ पे Cu प्लस O2 को जब हीट किया जाता है तो बनता है CuO, यानी कि कॉपर ऑक्साइड बनता है। एंड फिर इसे अगर हाइड्रोजन के प्रेजेंस में से हीट किया जाता है तो यह बना लेता है Cu प्लस H2O, यानी कॉपर प्लस वाटर बना लेता है। एंड सारा रिएक्शन खत्म हो गया। एंड नेक्स्ट टॉपिक है क्रोजन। क्रोजन का मतलब होता है कि कोई चीज में जंग जब लग जाता है तो उसे क्रोजन कहा जाता है। आप काफी बार देखते होंगे कि आयरन के ऊपर जंग लग गया है जिसे रस्टिंग भी कहा जाता है, तो क्रोजन वही है। या फिर आप सिल्वर के ऊपर देखते होंगे, अगर आप कोई लॉकेट पहनते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि होता क्या है कि वहां पे ब्लैक ब्लैक टाइप का कुछ उसमें रह जाता है जो कि छूटता नहीं, तो उसी को क्रोजन कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मेटल अटैक्ट मॉइस्चर और O2 गैसेस एसिड टू मेक अनडिजायरेबल सब्सटेंस, यानी कि इसे अनडिजायरेबल सब्सटेंस बना देता है जब उसे मॉइस्चर के मतलब वाटर के प्रेजेंस में रहेगा या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहेगा तो कुछ नमी उसमें आने की वजह से उसे अनडिजायरेबल बना देता है। एग्जाम्पल हम लोग का आता है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को आप देखते होंगे पानी में या फिर हवा में रहने के बाद ज्यादा टाइम तक उसमें जंग लग जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसे ऑक्साइड कहते हैं, जो ब्राउन कलर का बनता है हमारा रस्टिंग। एंड सिल्वर के ऊपर भी देख सकते हैं बनता है यहाँ पे, एंड कॉपर के ऊपर भी ग्रीन कलर का बैठ जाता है। देखिए यहाँ पे सल्फेट जो है वो ब्लैक कलर का यहाँ पे बैठ जाता है सिल्वर के ऊपर। इसे प्रिवेंट कैसे किया जाता है, मतलब इसे रोका कैसे जाता है, तो प्रिवेंशन में आता है इसे पेंटिंग करके हम रोक सकते हैं या फिर ऑयलिंग करके, यानी इस पे तेल लगा के रख सकते हैं, ग्रीसिंग करके रख सकते हैं इस पे ग्रीस लगा के, या फिर ग्लेविनेसिंग करके इसे रख सकते हैं, या फिर जिंक का कोटिंग करके इस पे छोड़ दीजिएगा तो इसे जंग नहीं लगेगा। रेंसिडिटी जो कि हम लोग का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। रेंसिडिटी क्या है, तो रेंसिडिटी जब कुछ देखते होंगे कुछ सामान या फिर खाने का सामान जो है वो बाहर में कुछ टाइम तक रहने के बाद उसका खाना खराब हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं चेंज इन स्मेल एंड ऑर्डर ऑफ फैट ऑयल कंटेनिंग फूड ड्यू टू ऑक्सीडेशन, यानी कि उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रखने के बाद आप खाना को देखते होंगे कुछ टाइम के बाद खराब हो जाता है, तो वो उसे प्रिवेंट कैसे किया जाता है ये देखते हैं।
प्रिवेंशन के लिए यहाँ पे रेफ्रिजरेशन का यूज करना चाहिए, जिससे कि खाना जल्दी खराब नहीं होगा। एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, मतलब कि जो कि ऑक्सीडेशन से बचा सके, वही एंटीऑक्सीडेंट हुआ, उसको यूज करके, उसमें ऐड करके आप उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। नाइट्रोजन को यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप चिप्स खाते होंगे, देखते हैं कितना टाइम तक पैकेट में पैक रहने के बाद भी खराब नहीं होता है, क्योंकि वो वाटर से दूर रहता है और ऑक्सीजन से भी दूर रहता है, इसीलिए सेफ रहता है, वहां पे उस खराब नहीं होता। तो वही दिया है, नाइट्रोजन को फ्लैश अप करके, मतलब फिनिश करके वैक्यूम टाइट पैकिंग कर देने के बाद वो खराब नहीं होता है। तो हमारा चैप्टर बस यहीं तक था, और मिलते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर में। और आपको कोई भी डाउट हो अगर चैप्टर के रिगार्डिंग, या फिर आपको अगर नोट्स चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको नोट्स बहुत ही जल्द भेज देंगे आपके कमेंट के चैनल पे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।